Hi guys, welcome to my channel. I am Tisha Bidudi. Today I will teach you class 10th social studies. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की civics का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पावर शेयरिंग। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको इस चैप्टर का फुल एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। ये जो नोट्स है जो मैंने शीट्स पर लिखे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये नोट्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड जो बच्चे इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं उनके लिए ये नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी। आप वहां से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट, पावर शेयरिंग। व्हाट इज पावर? पावर क्या है? पावर मीन्स सत्ता। कोई भी कंट्री बिना पावर के नहीं चल सकती। पावर को किसी ना किसी फॉर्म में डिवाइड कर रखा है। पावर किस चीज की? रूल करने की पावर। जैसे कि जो हम लोग हैं, हम लोग खुद से तो रूल नहीं कर सकते। हमें रूल करने के लिए एक लीडर की जरूरत होगी। लीडर कैसा होना चाहिए? लीडर एक डेमोक्रेटिकली रूल करने वाला लीडर होना चाहिए। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पावर को शेयर करा जाता है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि किसी एक इंसान को सारी पावर दे दी जाए, फिर तो वो हिटलर जैसा तानाशाह बन जाएगा, वो एक डिक्टेटर बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप जान लो कि इसलिए पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? पावर शेयरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक इंसान को सारी पावर दे दी जाएगी फिर तो वो हिटलर जैसा तानाशाह बन जाएगा, एक डिक्टेटर बन जाएगा। इसलिए पावर को शेयर किया जाता है। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये एक दूसरे को चेक करते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है हमारे यहाँ पे? मोदी सरकार। आप सभी अलग अलग स्टेट में रह रहे होंगे, कोई दिल्ली में, यूपी में, पंजाब में, बिहार में। तो इन सब स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट है। इसको चेक कौन करता है? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करती है। तो इस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर है। किस लिए है? पावर को संभालने के लिए। इस चैप्टर में हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका, श्रीलंका हमारे कंट्री के नीचे एक कंट्री है। श्रीलंका में एक टाइम पर पावर को लेके, सत्ता को लेके एक सिविल वॉर तक हो गया था। वहां पर बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई थी। एंड बेल्जियम, बेल्जियम एक यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है। इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यहाँ भी पावर को लेके, सत्ता को लेके लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। लेकिन यहाँ के लोगों ने समझदारी दिखाई, कोई वॉर वगैरह नहीं किया। उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसकी वजह से वो कोई वॉर वगैरह होने से बच गए थे। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। वहां के लोगों ने समझदारी नहीं दिखाई जिसकी वजह से वॉर हुआ और वहां की इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ा। तो बेल्जियम ने एकोमोडेशन किया और श्रीलंका ने वॉर किया। इस चैप्टर में हम श्रीलंका और बेल्जियम की पावर को, सत्ता को लेके कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे थे उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। बेल्जियम यूरोप की एक स्मॉल कंट्री है। इसका बॉर्डर नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी से लगता है। इसके फ्लैमिश रीजन में 59% लोग डच बोलते हैं। वेलोनिया रीजन में 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी हुई? डच वालों की। रिमेनिंग 1% स्पीक जर्मनी, और जो 1% लोग हैं वो जर्मनी बोलते हैं। अब जर्मनी वाले कहाँ से आए? जिससे इसका बॉर्डर लगता है। जैसे कि नीदरलैंड से डच स्पीकिंग है, फ्रांस से फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मनी से जर्मनी स्पीकिंग। इसकी कैपिटल सिटी है ब्रूसेल्स। ब्रूसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आई? पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डच वालों की है और कैपिटल सिटी में सबसे कम पॉपुलेशन डच वालों की है। जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो इलाइट है, एजुकेटेड है, रिच है। तो ये डच वालों से अपने आप को बहुत ही ज्यादा ऊपर मानते हैं, ऊपर समझते हैं। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग वॉज रिच एंड पावरफुल। अब माइनॉरिटी कौन हुए? फ्रेंच स्पीकिंग, क्योंकि पूरी कंट्री में फ्रेंच स्पीकिंग ही तो है माइनॉरिटी। अब ये रिच और पावरफुल क्यों है? बिकॉज दे गॉट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का बेनिफिट लिया था। और डच वालों को कोई भी बेनिफिट नहीं मिले थे। जितने बेनिफिट्स थे सब फ्रेंच स्पीकिंग वालों को ही मिलते थे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। बेल्जियम यूरोप की एक स्मॉल कंट्री है। इसका बॉर्डर नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी से लगता है। इसके फ्लैमिश रीजन में 59% लोग डच बोलते हैं। वेलोनिया रीजन में 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 1% जर्मनी स्पीकिंग है। इसकी कैपिटल है ब्रूसेल्स। ब्रूसेल्स में 80% फ्रेंच स्पीकिंग है एंड 20% डच स्पीकिंग।
माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग वाले हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, पावरफुल है, एजुकेटेड है और इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन के बेनिफिट्स मिले हैं। डच वालों को कोई बेनिफिट नहीं मिला। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं, मेजोरिटेरियनिज्म। इसमें हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका में क्या था? मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है? एक कम्युनिटी का, जैसे कि एक कम्युनिटी 80% है, एक 20% है, तो 80% वाली कम्युनिटी क्या होगी? मेजोरिटी। तो ये उसके ऊपर अपना रूल दिखा रही है, तो ये होती है मेजोरिटेरियनिज्म। पहले देख लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका कौन सी कंट्री है? श्रीलंका आइलैंड कंट्री है, जो कि हमारे इंडिया के बिल्कुल ही नीचे है। और यहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन थी, डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशन थी। यहाँ पे 74% सिन्हाला स्पीकिंग थे और 18% तमिल स्पीकिंग। तो यहाँ की मेजोरिटी कम्युनिटी कौन सी होगी? ऑब्वियसली सिन्हालाज, क्योंकि ये ज्यादा है। कौन कौन से रिलीजन यहाँ पे फॉलो होते थे? फर्स्ट बुद्धिज्म, मेनली सिन्हाला कम्युनिटी के लोग फॉलो करते थे। सेकंड इस्लाम, जिसमें तमिल आते थे। थर्ड क्रिश्चियन, फोर हिंदू। अब क्या हुआ, जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तो वैसे ही श्रीलंका को भी इंडिपेंडेंस मिल गई 1948 में। इंडिपेंडेंस मिली तो इन्होंने इलेक्शन करा। अब इलेक्शन में कौन सी कम्युनिटी जीत जाती है? सिन्हाला कम्युनिटी जीत जाती है। सिन्हाला जीत जाते हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी जीत जाती है। अब 1956 में इन्होंने एक एक्ट पास किया श्रीलंका में, जिसमें सिन्हाला लैंग्वेज को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर दिया। अब तमिल वालों को भी सिन्हाला लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, अब वो तमिल में बात नहीं कर सकते। सेकेंडली, इन्होंने प्रिफरेंशियल पॉलिसी चलाई। इन्होंने प्रिफरेंशियल पॉलिसी के अंदर क्या करा? जितने भी सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे उनको एडवांटेजेस दी कि इनको स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन आसानी से मिल जाएंगे और इनको जॉब में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इनको एक और फायदा मिल गया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाके ये कह दिया कि बुद्धिज्म यहाँ का मेजर रिलीजन है। ऑफिशियल रिलीजन कौन सा कर दिया? बुद्धिज्म। जैसे इंडिया की बात करें, वी आर सेक्युलर नेशन, हमारा कोई रिलीजन ऐसा नहीं है जिसे हमने ये कहा होगा कि एक ही रिलीजन ऑफिशियल है। नो, वी आर सेक्युलर। हमारी कंट्री में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इक्वल है। बट इन्होंने क्या करा? बुद्धिज्म को ऑफिशियल कर दिया। अब बेचारे तमिल वाले क्या करें? जो तमिल्स रहते थे यहाँ पे, कोई क्रिश्चियनिटी फॉलो करता था, कोई हिंदुइज्म फॉलो करता था, सबको तो ये कह दिया था कि बुद्धिज्म मेजर रिलीजन है। तो यही इनका सारा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। ये सब गड़बड़ किसने करी थी? लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी। जैसे ही लीडर सिन्हाला कम्युनिटी के पावर में आए, गवर्नमेंट में आए, तो इन्होंने तीन चीजें करी। फर्स्ट, प्रिफरेंशियल पॉलिसी चलाई। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाके बुद्धिज्म को मेजर रिलीजन बना दिया। थर्ड, सुपरमेसी दिखाई। सुपरमेसी मतलब जैसे कि ब्रिटिशर्स आके हम लोगों को तंग करने लगे थे, वैसे ही ये तमिल वालों को तंग करने लगे थे। अब तमिल वाले चुप थोड़ी बैठेंगे, तो इन्होंने 1980 में अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, LTTE। इसके बारे में ब्रीफली हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। LTTE की फुल फॉर्म है लिबरेशन ट्रबल फॉर तमिल ईलम। तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, इनके बीच में और सिन्हालास के बीच में बहुत लड़ाई हुई, सिविल वॉर हुआ और बहुत ज्यादा श्रीलंका का नुकसान हुआ। एक बार इंडिया भी गई थी इनकी हेल्प करने, बट कोई फायदा नहीं हुआ। पीस हम लोग नहीं लेकर आ पाए श्रीलंका में। एंड इन लोगों का एंड कैसे हुआ? अब तमिल्स ने जो LTTE एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने अपनी तमिल ईलम मांगी। तो इन्होंने क्या कहा? ठीक है, श्रीलंका में तुम्हें सिन्हाला सिन्हाला करना है तो हमारी स्टेट अलग कर दो। तो इन्होंने क्या कहा? हमारी स्टेट अलग कर दो, हम उसका नाम तमिल ईलम रख देंगे। बट सिन्हालास नहीं माने। नहीं माने तो क्या हुआ? सिविल वॉर। सिविल वॉर का इफेक्ट क्या हुआ? 1000 पीपल डेड। अब वॉर होगा तो लोग तो मरेंगे ही। उसके बाद क्या हुआ? जब वॉर होता है तब लोगों के लाइवलीहुड चले जाते हैं, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और फिर क्या हुआ? रिफ्यूजी प्रॉब्लम। अब वहां से श्रीलंका से लोग इंडिया में आने लगे। श्रीलंका का ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज्यादा है, ये काफी डेवलप टाइप की कंट्री है। बट इसका बहुत गंदा इफेक्ट पड़ा सिविल वॉर का उनके ऊपर। इनफैक्ट उनकी जो सोशल एंड इकोनॉमी थी वो काफी डाउन चली गई। विद दिस ये टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया है।
अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हम अब अपने लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, एकोमोडेशन इन बेल्जियम एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। जो बेल्जियम वाले हैं उन्होंने भी क्या लड़ाई करी थी? नहीं, मैंने आपको एक फर्स्ट टॉपिक में ही बता दिया था, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की थी, उन्होंने समझौता करा था, एकोमोडेशन किया था। एंड कैसा समझौता उन लोगों ने किया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, वो पढ़ेंगे। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एकोमोडेशन इन बेल्जियम एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में पावर शेयरिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज पावर शेयरिंग? इट इज अ स्ट्रैटेजी इन विच मेजर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी परमानेंट शेयर इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री इज नोन एज पावर शेयरिंग। इसका मतलब है कि ये इस टाइप की स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो गवर्नमेंट है उसमें जितनी भी कम्युनिटीज है उनको इक्वल रूल मिल जाए। जैसे कि डच स्पीकिंग है तो डच स्पीकिंग के भी 5 मिनिस्टर चले जाए गवर्नमेंट बनाने, फ्रेंच स्पीकिंग के भी 5 चले जाए, और जर्मनी स्पीकिंग 1% है तो उनके भी 2.5 चले जाए। तो ऐसे हम इक्वालिटी में डील करेंगे तो उसको हम कहते हैं पावर शेयरिंग। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है तो आप इन सबको ध्यान से पढ़ेंगे। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? सिटीजन शुड हैव सेम पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वल अक्रॉस टू अथॉरिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी में ऐसा नहीं होता कि एक स्कूल में सिनालास जा रहे हैं और उनको सारी फैसिलिटीज दी जा रही है और तामिल्स वालों को कह रहे हैं तुम निकलो यहाँ से। दिस इज नॉट अ इक्वालिटी। अगर डच स्पीकिंग को, फ्रेंच स्पीकिंग को, जर्मन स्पीकिंग को स्कूल में, कॉलेजेस में, जॉब्स में इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, इक्वल राइट्स मिल रहे हैं उनको, तो वो होती है पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब नेक्स्ट है 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब 3 मेन ऑर्गन्स आप जान लो कौन कौन से होते हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। अब लास्ट पे हम आ गए हैं। अब हम देखेंगे जो बेल्जियम है इसने अपना सॉल्यूशन कैसे निकाला था। व्हाट वाज द सॉल्यूशन फॉर द बेल्जियम? तो इन्होंने क्या करा था? वर्क आउट टू मेक एन अग्रीमेंट, एवरीवन लिव टुगेदर। इन्होंने एक अग्रीमेंट निकाला कि डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मनी स्पीकिंग वाले इकट्ठे रहेंगे हमारे बेल्जियम के अंदर। तो उसके लिए ना इन्होंने देखो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1970 से 1993 तक 4 बार चेंजेस लेके आए थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, 4 बार बदलाव लेके आए थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। लेट्स सी क्या क्या चेंजेस लेकर आए थे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा? कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके अंदर क्या करा कि कितने फ्रेंच के मिनिस्टर आएंगे गवर्नमेंट बनाने, कितने डच स्पीकिंग आएंगे। सपोज करो इनकी गवर्नमेंट में 12 मिनिस्टर्स रहेंगे तो इन्होंने इक्वल कर दिया कि 5 मिनिस्टर फ्रेंच के जाएंगे, 5 डच के और 2 जर्मनी के, तो इक्वली रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अब आप लोग कहोगे कि जर्मनी के 2 क्यों जाएंगे? क्योंकि जर्मनी की पॉपुलेशन भी तो कम है, जर्मनी की पॉपुलेशन भी तो 1% है, तो इसलिए इन्होंने एक इक्वल ट्रीटमेंट बना लिया। ऐसा ना हो कि किसी एक कम्युनिटी के राइट्स वायलेट हो। और कोई भी डिसीजन लेना होता था एजुकेशन का, इकोनॉमी का, लैंग्वेज का, किसी भी चीज़ का कोई डिसीजन लेना होता था तो सारी कम्युनिटीज के मिनिस्टर मिलकर लेते थे। सेकेंडली इन्होंने क्या किया? द स्टेट गवर्नमेंट नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ना स्टेट गवर्नमेंट का रोल भी बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि इनकी कैपिटल सिटी में डिफरेंट सिचुएशन थी, फ्रेंच वाले ज़्यादा थे, डच स्पीकिंग कम। जैसे हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, यूपी की सरकार अलग है, हरियाणा की अलग है, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो ही ऐसे ही इन्होंने करा। ये कह दिया जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट को भी काफ़ी सारे राइट्स दे दिए गए। जैसे इंडिया में भी स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट्स होते हैं, उनके पास एक स्टेट लिस्ट होती है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होती है, तो वैसे ही इन्होंने करा। थर्ड चीज इन्होंने क्या करी? ब्रुसेल्स हैड अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच कम्युनिटी हैव इक्वल। ब्रुसेल्स ये जो इनकी कैपिटल सिटी थी, जैसे हमारी दिल्ली है, वैसे ही इन्होंने क्या करा? ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी। ब्रुसेल की गवर्नमेंट सेपरेट होगी और ब्रुसेल में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग को उनके इक्वल राइट्स मिलेंगे। फोर्थ इन्होंने क्या करा? एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बना दी जिसका नाम रखा कम्युनिटी गवर्नमेंट।
इसमें डच, फ्रेंच, जर्मनी स्पीकिंग के लोग जाते थे और ये किसके ऊपर डिस्कशन करते थे? कल्चर के ऊपर, लैंग्वेजेस के ऊपर, जो कुछ भी ऐसे राइट्स होते थे रिलेटेड टू कल्चर एंड लैंग्वेजेस, उसका ये जो थर्ड गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ध्यान रखती थी। तो यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आ गए हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें सबसे पहले आपको ये बताना होगा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी कि पावर शेयरिंग अच्छी क्यों है, क्यों पावर को शेयर किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए हम पावर को शेयर करते हैं, एंड जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी के स्पिरिट को बनाए रखती है। जो डेमोक्रेसी हमने इतनी मुश्किल से अचीव की है उसके स्पिरिट को बनाए रखती है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। कितने फॉर्म्स में पावर शेयर होती है? फर्स्ट इज बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव लॉज को एग्जीक्यूट करता है, एंड जुडिशरी दोनों को चेक करता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ न जाए। नेक्स्ट है जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री एंड प्रोविंशियल रीजनल। इसमें जैसे हमारे यहाँ पे होता है सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया का ध्यान रखेगी और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट का। इस तरह की हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। नेक्स्ट इज डिफरेंट सोशल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। जैसे कि इन लोगों ने करा, ब्रुसेल्स वालों ने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी, यानी कि एक लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी गवर्नमेंट बना दी जो लैंग्वेज का ध्यान रखेगी। लास्ट है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। देखो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मूवमेंट्स लॉन्च होते हैं, ये भी जो पावर शेयरिंग है इसको स्टेबल करके रखते हैं। अब एग्जांपल ले लो आप, अगर कोई गवर्नमेंट है वो नाइंसाफी कर रही है लोगों के साथ, वो मिसरूल कर रही है, वो करप्ट हो गई है, फिर जो अपोजिशन पार्टी है या दूसरी पार्टीज है वो खड़ी हो जाएंगी नारे लगाने कि इसे हटाओ, इसे हटाओ, या फिर जो ट्रेड यूनियंस होते हैं वो आ जाते हैं, या प्रेशर ग्रुप्स है वो आ जाते हैं। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अगर डेमोक्रेसी के स्पिरिट को मेंटेन रखना है तो दीज आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, डन। तो विद दिस हमारा ये फुल ऑन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है, एंड यू ऑल विल टेल मी बाय कमेंट इन द कमेंट बॉक्स की वीडियो कैसी लगी, एंड नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन माई इंस्टाग्राम ID ऑल्सो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सो इफ यू वांट देन यू कैन गो एंड टेक इट एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।